दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी क्राइम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, मैं बोलूँ तो इस नए चैनल को शुरू करने से पहले मेरा एक और चैनल था। लगभग मैंने 300 से प्लस क्राइम की कहानियाँ सुनाई हैं और दोस्तों इन सारी कहानियों के अंदर ज़्यादातर एक चीज़ कॉमन होती है और वो चीज़ होती है अवैध संबंध। दोस्तों अवैध संबंध के चक्कर में लोग करते क्या है कि कोई अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, कोई अपने पति की हत्या अपने प्रेमी से करवा देता है। लेकिन इस सब को करने से पहले इन लोगों को ये लगता है कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे और अपना काम बहुत सफाई से करेंगे। लेकिन दोस्तों ये कहानी आप लोग को सुनाई जाती है ताकि आप लोग को इन कहानियों का अंजाम पता चल सके। दोस्तों हमारे भारत सरकार की जो पुलिस है, ये पुलिस इतनी ज़्यादा मुस्तैद है और कातिल को बहुत जल्द ही पकड़ने की क्षमता रखती है। पूरी दुनिया के अंदर क्राइम हर जगह होता है, लेकिन भारतीय पुलिस की मिसाल दी जाए तो कातिल को बहुत जल्द ही और बहुत आसानी से पकड़ लेती है। और दोस्तों उसके बाद में जो कातिल को जो सज़ा मिलती है ये अपने आप में हैरान करने वाली होती है, जिससे लोग सबक सीख सकें और क्राइम से दूर रह सकें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अंधे होते हैं, लोग क्राइम करते हैं और ये नहीं सोचते कि किसी की ज़िंदगी तो जाती है, लेकिन आने वाली जो ज़िंदगी है वो पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजरती है। दोस्तों आज की घटना मैं आप लोग को सुनाऊं, ये हैरान कर सकती है, आप लोग को परेशान कर सकती है। दोस्तों आपको घटना तक लेके चलूं उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा नया चैनल है, इसको अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। दोस्तों और अजीज़ों मित्रों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए। हमने नया चैनल स्टार्ट किया है। बदकिस्मती से जो हमारा पुराना चैनल था वो यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया, जिसके बाद में हमने इस नए चैनल को बनाया है। तो आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स के जवाब भी मैं देता हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत में अगर किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है या फिर कोई किसी को डेडिकेट करना चाहता है, कोई विश करना चाहता है, तो वो कमेंट्स कर सकता है ताकि कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में उनके कमेंट्स को साझा कर सकूं। तो चलते हैं गाइस, सीधा कहानी की तरफ को रुख करते हैं। दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है इलाहाबाद की। 26 जनवरी 2017 का ये मामला है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी। दरअसल इलाहाबाद का ही एक थाना पड़ता है यमुनानगर में, थाना नैनी। और दोस्तों यहीं पर जो इंस्पेक्टर हैं अवधेश प्रताप सिंह, ये बाकी पुलिसकर्मियों के साथ में गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहे थे। दरअसल सब लोगों को इंतज़ार था जो सीईओ अलका भटनागर हैं वो आए, उसके बाद जो है गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया जाए। लेकिन उसी बीच में एक दुबला पतला सा आदमी थाने के अंदर आता है। और वो दुबला पतला आदमी जब थाने के अंदर आता है तो वहाँ पे पुलिसकर्मियों से कहता है कि दरअसल जो थाना प्रभारी हैं वो कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तो पास ही में जो अवधेश प्रताप सिंह हैं वो खड़े हुए थे। वो कहते हैं कि दरअसल मैं ही थाना प्रभारी हूँ, बताइए क्या काम है, क्या वजह है जो तुम मुझे पूछ रहे हो। दरअसल वो दुबला पतला सा आदमी जो इंस्पेक्टर अवधेश प्रताप सिंह है उनसे कहता है कि दरअसल उस दुबले पतले आदमी ने दो हत्याएं की हैं। वो व्यक्ति पुलिस को बताते हुए कहता है कि साहब मैंने अपनी पत्नी और उसके आशिक को मौत के घाट उतार दिया है। जब वो ये बात कहता है तो जितने भी वहाँ पर पुलिसकर्मी होते हैं और साथ ही में जो अवधेश प्रताप सिंह होते हैं, उनकी जो नज़र है वो उस दुबले पतले आदमी के ऊपर टिक जाती है कि एक व्यक्ति है जो पुलिस थाने में आता है और कहता है कि उसने दो हत्याएं कर दी हैं। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, उसने उसके आशिक की हत्या कर दी है और खुद आकर पुलिस स्टेशन में बता रहा है। तो ये बात जो है सारे पुलिस वालों के लिए हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल दोस्तों पुलिस उस व्यक्ति के चेहरे को बार बार देख रही थी। इस व्यक्ति को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति पूरी रात सोया नहीं है। इस व्यक्ति के बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म दुबला पतला है। और दोस्तों ये सब माहौल थाने के अंदर चल ही रहा होता है। उसी समय जो सीईओ अलका भटनागर जी हैं वो भी वहीं पर आ जाती हैं। और जब वो आती हैं तो उनके प्रकाश में भी ये बात पहुंचती है कि एक व्यक्ति है जो थाने के अंदर आया हुआ है और वो बता रहा है कि उसने अपनी पत्नी और उसके आशिक को मौत के घाट उतार दिया है। तो जल्दी जल्दी से जो गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम था उसको संपन्न किया जाता है और उसके बाद में उस व्यक्ति को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है और जहां पर उस व्यक्ति का घर था वहां के लिए गाड़ी रवाना हो जाती है। अब दोस्तों पुलिस की गाड़ी जब इस व्यक्ति के घर की तरफ जाती है तो ये व्यक्ति रास्ते में बताता है इसका नाम इंद्र कुमार साहू है और ये इलाहाबाद के ही चक गरीबदास मोहल्ला का रहने वाला है। और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस जब उस घर का दरवाज़ा खोलती है तो पुलिस भी हैरान होती है। दरअसल इस घर के अंदर दो लाशें पड़ी हुई हैं, एक लड़के की लाश है, एक महिला है। लेकिन जब पुलिस उन दोनों ही लाशों का निरीक्षण करती है, बारीकी से उसका मुआयना करती है, तो पुलिस देखती क्या है कि दोनों
जो शव हैं उन दोनों के शवों पर किसी भी धारदार हथियार से वार नहीं किया गया है। यानी शवों को देखने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया है। लेकिन जो इंद्र कुमार साहू है, जो उसकी पत्नी है, उसके गले पर एक नील का निशान दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों पुलिस जो है वो इंद्र कुमार साहू से पूछती है कि दरअसल तुमने इन दोनों की हत्या कैसे की, ज़रा बताओ हमें। तो ये जो व्यक्ति है ये पुलिस को बताता है कि दरअसल इसने इन दोनों जो लोग हैं इन दोनों की हत्या गला दबा के की है। उसके बाद में पुलिस इनसे पूछती है कि आखिर हत्या करने के पीछे वजह क्या है, पूरा मामला बताओ। तो ये जो व्यक्ति है इंद्र कुमार साहू ये बताता है कि दरअसल ये इलाहाबाद के ही चक गरीबदास मोहल्ले का रहने वाला है और यहीं पर रहकर ये अपने परिवार के साथ में अपना भरण पोषण करता है। दरअसल इंद्र कुमार साहू, जिसकी पत्नी गीता, जिसकी उम्र 32 साल है और ये अपने 4 बच्चों के साथ में इस घर के अंदर रहता है। इसकी बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 15 साल हो चुकी है, इंद्र कुमार साहू, जिसका बिजनेस है। घर के बाहर ही ये चाय नाश्ते की दुकान चलाता है, काम अच्छा चलता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। गीता घर के कामों में व्यस्त रहती है। जब घर के कामों से इसे फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता है, तो ये जो अपना पति है इसका इंद्र कुमार साहू, उसके ही साथ जाकर दुकान पर, जो चाय नाश्ते की दुकान है, उस पर इसका हाथ बटाती है। दरअसल कहानी की जो असली शुरुआत होती है वो होती है 3 साल पहले से। यहीं पर इसके मोहल्ले में ही एक रितेश सोनी नाम का व्यक्ति रहता था, लड़का रहता था, जिसकी उम्र 23 साल थी और इसके पिता का नाम बनारसी लाल सोनी था। और दोस्तों ये जो रितेश सोनी था ये कई बार जो इंद्र कुमार है इसकी दुकान पे आता था। गगन गुटके का शौकीन था, बीड़ी सिगरेट भी खरीदना होती थी तो इसकी दुकान पे आता था। तो वहीं पर इसकी जो पत्नी है इंद्र कुमार की, जिसका नाम गीता है, जिसकी उम्र 32 साल है, ये वहीं दुकान पे होती थी। तो ये जो रितेश है ये कई बार गीता के साथ में हंसी मजाक करता था, लेकिन प्यार से उसे भाभी बुलाता था। और ये जो हंसी मजाक करता था ये उसके पति इंद्र कुमार के सामने ही करता था। इंद्र कुमार को इस किसी बात का बुरा नहीं लगता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि जिसकी वजह से गीता की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब रितेश जो है वो लगातार इस गीता से हंसी मजाक करता और गीता जो है वो भी इसमें रितेश का साथ देती, उसे छूट देती, उसकी हंसी मजाक को एक तरीके से एंजॉय करती। और कई बार रितेश जो है ये मौका देखता कि जो इंद्र कुमार है ये कई बार अपनी दुकान का, जो चाय नाश्ते की इसकी दुकान थी, उसका सामान लेने के लिए इलाहाबाद जाता था। हफ्ते में 2 से 3 दिन उसे इलाहाबाद जाना होता था। अब जब जो इंद्र कुमार है जब ये इलाहाबाद जाता था, रितेश इस मौके की तलाश में रहता था। अब जैसे ही इंद्र कुमार इलाहाबाद के लिए रवाना होता था, रितेश जो है उसकी चाय नाश्ते की दुकान पे पहुंच जाता था और उसी समय जाकर वो गीता से हंसी मजाक करता था। और कई बार तो वो गीता से ये भी कहता कि भाभी आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, और जबकि तुम इंद्र कुमार को देखो जो कि बिल्कुल उल्टा है, ना तो उसका फेस अच्छा है और ना तो उसकी उम्र आपसे मैच करती है। तो जो गीता है जब ये रितेश के मुंह से इस तरीके की तारीफ़ें सुनती तो कहीं ना कहीं ये भी खुश हो जाती और ये भी रितेश से हंसी मजाक करने लगती। अब दोस्तों रितेश और जो गीता है इन दोनों की जो हंसी मजाक है ये चलने लगती है। दोस्तों कोई भी महिला दुनिया के अंदर जब वो महिला किसी गैर मर्द से अपनी तारीफ़ सुनती है और उस पर खुश होती है तो यकीन मानिए ये किसी भी महिला के लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात होती है। और दोस्तों ये जो महिला है ये रितेश को ये छूट दे देती है। अब रितेश जो है और ज़्यादा मजाक करने लगता है। एक दिन रितेश जो है इस गीता का हाथ पकड़ लेता है और इससे कहता है कि भाभी तुम देखने से बिल्कुल नहीं लगती कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, दरअसल मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये जो गीता है ये हड़बड़ा जाती है, ये कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मुझे भाभी बुलाते हो, अगर मोहल्ले वालों ने किसी ने देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। जब रितेश अपनी भाभी के मुंह से ये बात सुनता है तो वो सोचता है कि दरवाज़ा जो है खुला है, तो ये अपनी भाभी से कहता है गीता से कि चलिए यहाँ पर कोई देख लेगा तो गज़ब ढाने के लिए हम लोग अंदर चलते हैं। अब दोस्तों रितेश जब अपनी भाभी गीता से इस तरीके की बातें कहता है तो कहीं ना कहीं गीता इन सारी बातों को इग्नोर करके मुस्कुरा देती है और उसके बाद बोलती है कि कमरे में आज नहीं फिर कभी चलेंगे। उसके बाद रितेश जब उस गीता के मुंह से ये बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं वो समझता है कि जो सिग्नल है वो ग्रीन है। उसके बाद में रितेश जो है वहाँ से चला जाता है और उसके बाद में जब इंद्र कुमार दोबारा सामान लेने के लिए इलाहाबाद जाता है तो उसी समय गीता जो है वो रितेश को बुला लेती है। उसके बाद में ये दोनों लोग जाके अंदर कमरे में बंद हो जाते हैं, घंटों तक कमरे के अंदर रहते हैं। कमरे के अंदर क्या होता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के बीच में अवैध संबंध बनते हैं। और वहाँ से जब ये सिलसिला शुरू होता है तो ये जब भी इंद्र कुमार इलाहाबाद जाता, गीता जो है रितेश को बुलाती, दोनों जाने के बाद में कमरे में बंद हो जाते, एक दूसरे के साथ में अय्याशियाँ करते, एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते। जब गीता रितेश को लगातार घर पे बुलाने लगी तो कहीं ना कहीं मोहल्ले वालों को शक हो जाता है। अब जब मोहल्ले वालों को शक हो जाता है तो मोहल्ले वाले इस बात को इंद्र कुमार को बताते हैं। वो इंद्र कुमार से कहते हैं कि जब भी तुम दुकान का सामान लेने के लिए इलाहाबाद जाते हो तो उसी समय तुम्हारी जो पत्नी गीता है वो मोहल्ले में ही रहने वाले रितेश को घर में बुलाती है और घंटों घंटों तक ये लोग अंदर रहते हैं।
क्या करते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन तुम अपनी बीवी पे थोड़ी तो नज़र रखो। लेकिन दोस्तों ये जो इंद्र कुमार था ये अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए ये उन लोगों की बात को आई गई कर देता है और उसके बाद में जो समय है वैसे ही गुजरने लगता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जैसे ही कुछ समय गुजरता है, इंद्र कुमार एक दिन सामान लेने के लिए इलाहाबाद जाता है, लेकिन वहाँ से सामान लेने के बाद में ज़रा जल्दी लौट आता है। जिस टाइम पे वो आता था उससे कई घंटे पहले आ जाता है और जैसे ही वो घर आता है तो देखता क्या है, उसकी पत्नी जो है वो दुकान पे मौजूद नहीं है। वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में जो वो नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपनी नंगी आंखों से देखता है कि उसकी जो पत्नी है अपने से 9 साल छोटे मोहल्ले में रहने वाले रितेश के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में है। जब वो अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है तो वो एकदम आग बबूला हो जाता है और रितेश की और गीता की नज़र जब इंद्र कुमार पे पड़ती है तो ये लोग जो है तुरंत वहाँ से सटपटाने लगते हैं। रितेश जो है मौका देखते ही वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद में ये जो इंद्र कुमार है, ये इंद्र कुमार अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, दरअसल तुम तो 4 बच्चों की माँ हो और अपने घर को क्यों उजाड़ रही हो। ये अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाता है तो गीता जो है वो भी तुरंत अपनी पति से माफ़ी मांग लेती है और उससे कहती है कि आगे से इस तरीके की गलती कभी नहीं होगी। उसके बाद में ये जो इंद्र कुमार साहू है ये अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। अब दोस्तों इंद्र कुमार जो है वो इस समय तो गीता को माफ़ कर देता है, लेकिन जैसे ही समय गुजरता है इधर जो रितेश था ये गीता के घर पे आना जाना बंद कर देता है, उसकी दुकान पे भी आना जाना कम कर देता है और धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो गीता और रितेश जो है ये एक दूसरे के बिन रह नहीं पाते। उसके बाद में ये अपने पति इंद्र कुमार की आंखों में फिर से धूल झोंकती है और उसके बाद में ये रितेश से फिर से मिलना जुलना शुरू कर देती है। अब इस बार इंद्र कुमार को फिर से पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है ये वापस से रितेश से मिल रही है। जब भी वो इलाहाबाद जाता है तो वो ये जो गीता है ये रितेश को अपने घर बुलाती है और घंटों घंटों तक कमरे में बंद हो जाती है। लेकिन इस बार जब इंद्र कुमार ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा आग बबूला होता है और ऐसे ही जैसे समय के साथ में ये एक बार इलाहाबाद जाता है और वहाँ से जब लौट के आता है तो ये वापस से वही रिपीट नज़ारा देखता है जो उसने पहले देखा था। जैसे ही ये घर के अंदर जाता है तो देखता क्या है, इसकी जो पत्नी है ये रितेश के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। जब ये दोबारा से अपनी पत्नी को रितेश की बाहों में देखता है तो ये एकदम से इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब दोस्तों इंद्र कुमार जो था इस बार अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है और जब ये अपनी पत्नी की पिटाई करता है तो ये जो पत्नी गीता थी इस बार इसके मिजाज में बदलाव आ जाता है। ये सोचती है कि कहीं ना कहीं ये पहले से ही इंद्र कुमार को पसंद नहीं करती थी, अब जो भी करेगी ये खुल के करेगी और इसलिए अब इसके मिजाज में बदलाव आ चुका था। अभी ये अपने पति के सामने ही, इंद्र के सामने ही जो रितेश है उसको कॉल करती, उसको अपने घर पे बुलाती। पहले तो ये दुकान पर बुलाकर उसको बिठालने लगी और ये जो इंद्र कुमार है ये अपनी आंखों से सब कुछ देखता। दरअसल इंद्र कुमार जो था ये जिस्म में थोड़ा पतला दुबला था और उसकी जो पत्नी है और उसका जो प्रेमी है जिसका नाम रितेश है ये जिस्म में हट्टे कट्टे थे। एक पति जो बेबस होकर ये सब कुछ देखता, उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने अपने प्रेमी को कॉल करती, उसे अपनी दुकान पे बिठालती और उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि ये जो पत्नी है ये अपने प्रेमी को घर में ले जाती और इंद्र कुमार साहू जो था ये लगातार दुकान पे रहता, अपनी बेबस आंखों से सब कुछ देखता रहता, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। बड़ा मामला ख़राब है। एक पति कितना बेबस हो सकता है उस समय जब उसकी पत्नी अपनी प्रेमी के साथ में घर के अंदर हो और पति बाहर कामकाज देख रहा हो और उस पति को ये सब कुछ पता हो कि उसकी पत्नी अपने घर के अंदर उसके ही प्रेमी के साथ में है। अब दोस्तों इंद्र कुमार की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था, अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस पा रहा था। और ये जो गीता है और इसका जो प्रेमी रितेश है अब ये सीना तान कर इंद्र कुमार के सामने खड़े हो जाते हैं और लगातार उसकी ही आंखों के सामने ये जो खेल था इंद्र कुमार के घर के अंदर ही खेले जाने लगा। अब दोस्तों इंद्र कुमार जब ये सब कुछ होता हुआ देखता है तो ये एक मंसूबा बनाता है और ये मंसूबा ये बनाता है कि इन दोनों को रास्ते से हटाना ही हटाना है। उसके बाद में ये बाज़ार जाता है और बाज़ार जाने के बाद में वहाँ से कुछ नींद की गोलियाँ लाता है। अब जब बाज़ार से लौट के आता है तो इसकी जो पत्नी है ये खाना बना रही होती है और उसका जो प्रेमी रितेश है ये टीवी देख रहा होता है। उसी समय इंद्र कुमार जाकर 3 कप चाय बनाता है और उसमें वो नींद की गोलियां डाल देता है और उसके बाद में एक एक कप चाय उन दोनों को भी देता है और साथ में वही चाय खुद भी पीने लगता है या फिर पीने का नाटक करने लगता है और वो जो दोनों हैं वो गड़क गड़क कर वो दोनों कप चाय पी जाते हैं। उसके बाद में इंद्र कुमार सोचता है अब कुछ देर के बाद में ये दोनों नशे में चले जाएंगे, लेकिन इंद्र कुमार इंतज़ार करता रहता है, इन दोनों को नशा नहीं होता है। उसके बाद में इंद्र कुमार कहता है कि दरअसल रितेश से कहता है कि कल को मार्केट बंद रहेगा तो क्यों ना आज शराब पी जाए।
उसके बाद में जब रितेश शराब का ऑफ़र सुनता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों उसके बाद में मार्केट जाते हैं और वहाँ से शराब खरीदते हैं। शराब खरीदने के बाद में घर आते हैं। जो पत्नी गीता थी ये अभी खाना ही बना रही थी और उसके बाद में जो पूरा खेल है यहाँ से शुरू होने वाला था। अब दोस्तों इंद्र कुमार रितेश से कहता है कि जब तक ये खाना बना रही है अपना लोग शराब पीते हैं। उसके बाद में ये लोग शराब पीने लगते हैं। अब जब ये शराब पीते हैं तो जो रितेश था इसने पहले नींद की गोलियां ले ली थी चाय के अंदर। अब जब ये शराब पीता है तो ये तुरंत निढाल हो जाता है, नशे में चला जाता है। और इधर जो गीता है ये खाना बनाकर दोनों से खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन रितेश और उसका जो पति था इंद्र कुमार ये दोनों खाना खाने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद में गीता जो है ये थोड़ा सा खाना खाती है और अपने दोनों बच्चों को लेके, जो 2 छोटे बच्चे थे उनको लेके कमरे के अंदर चली जाती है। दरअसल जो 2 बड़े बच्चे थे उनको इंद्र कुमार पहले ही उनकी बुआ के घर छोड़ आया था, क्योंकि उसको इस पूरी घटना को अंजाम देना था। उसके बाद में जो गीता है अपने दोनों बच्चों को ले जाने के बाद में कमरे में सोने लगती है। इधर इंद्र कुमार देखता है रितेश जो है ये नशे में जा चुका है। उसी समय ये अपने गले से गमछा निकालता है और इंद्र कुमार के गले में डालकर उसका गला घोंटकर वहीं पर हत्या कर देता है। क्योंकि इंद्र कुमार रितेश की हत्या करने में इसलिए कामयाब रहता है कि रितेश जो कि पहले से नींद की गोलियां उसको चाय के द्वारा दी गई थी, बाद में उसने बहुत ज़्यादा शराब भी पी ली। इसकी वजह से इंद्र कुमार अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है तो गीता जो है ये भी सो रही होती है। तो इंद्र कुमार जो है अपने गमछे से गीता का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गीता है उसने शराब नहीं पी थी तो नींद की गोलियों का असर उस पर कम था, तो उसकी आँख खुल जाती है। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी हाथापाई भी होती है, लेकिन जो गीता है ये अपना बचाव करने में कामयाब नहीं हो पाती है और उसी समय जो इंद्र कुमार है ये उसकी वहीं पर गला दबाकर हत्या कर देता है। अब दोनों की हत्या करने के बाद में ये वहीं के थाने में जाता है और थाने में जाकर वहीं पर जो इंस्पेक्टर अवधेश प्रताप सिंह है उनसे पूरा मामला बताता है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस इस पे 302 और 308 का केस लगाकर जेल के अंदर भेजती है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस घटना के अंदर अवैध संबंधों में गीता और उसका जो प्रेमी था रितेश, उन दोनों की हत्या हो गई और जो इंद्र कुमार है ये अब पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। आप लोग इस घटना के बारे में जो भी बोलना चाहें आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं। हम लोग मिलेंगे हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।